40 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस वॉर को। ईरान और यूएसए की वॉर कोई नई कहानी नहीं लिख रहा है। ये वॉर पिछले कई सालों से ऐसे ही चलता हुआ रहा है। आप इसको बस प्रत्यक्ष रूप में आज देख रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि ईरान यूएस वॉर चालू क्यों हुआ, क्या इसका भविष्य है और वर्तमान में ये कहां फंस चुके हैं। अगर इस पूरे इतिहास को मैं पलट के देखूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी वॉर में हुआ है तो वो आज का चलता हुआ ईरान यूएसए वॉर है। इराक, ईरान दोनों ही यूएस के वो टारगेट रहे हैं जिसको यूएस ने बहुत पहले ही बर्बाद करने के सोच लिया था, और उनका बस एक मकसद रहा है यहां पर कि कैसे इनके ऑयल को निकाला जाए। जहां यूएस ईरानियन इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना चाहता है, वहीं ईरान चाहता है कि हम यूएस की हेजेमनी नहीं मान सकते। जहां यूएस ये बोलता है कि हम अपने एलाइज को बचा रहे हैं, वहीं पे ईरान बोलता है कि नहीं, आप रीजनल इन्फ्लुएंस फैला रहे हो। जहां ट्रंप बोलते हैं कि हम अपने एनर्जी रूट्स को सिक्योर करेंगे, वहीं पे ईरान बोलता है कि नहीं, हम अपने एलाइज और प्रॉक्सीज की मदद करेंगे। और जहां यूएस बोलता है कि तुम्हें न्यूक्लियर एम्बिशन को भूल जाना होगा, वहीं ईरान बोलता है कि हम भूल नहीं सकते। ये लड़ाई जो है, इसकी शुरुआत भी यूएस ने ही की थी। हम आपको लेकर चलते हैं 1953 के उस दौर में। 1953 में एक एजैक्स ऑपरेशन किया गया था। ईरान में एक सरकार डेमोक्रेसी के द्वारा इलेक्ट की गई थी, वो चल रही थी। ईरान के प्रीमियर हुआ करते थे उस समय मोसादेक। मोसादेक ने एक फरमान जारी किया कि देखिए, हम अपने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर रहे हैं, और ये ऑयल सिर्फ ईरान के ही सरकार द्वारा जहां दिया जाएगा वहां पे वो लोग ले सकते हैं, बाकी जगह नहीं ले सकते। इस बात से दो लोग को बहुत मिर्चा लगी, एक यूएस और एक यूके। 1950s का वो दौर भी था कि यही दोनों देश ज्यादा उछल के सामने भी आ रहे थे। यूएसएसआर, रशिया थोड़ा कमजोर था। हालांकि सुपर पावर वो बनेगा, पर अभी कमजोर था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, और इसके बाद यही दो पावर थे जो सामने आकर सबसे कुछ भी बोलकर चले जाते थे। यूएस और यूके ने अपना एक ऑपरेशन किया, मतलब सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अपना एक मकसद पूरा किया और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक को हटा दिया। अब जैसे ही ये हटते हैं, सीआईए एम से आई 6 ऑर्केस्ट्रेट करता है रेजिम चेंज को, और ईरान के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये लोग हटा देते हैं। इस डेमोक्रेसी को हटा के शाह को इंस्टॉल किया जाता है, मतलब अब शाह का रेजिम चालू हो रहा है। यूएस और यूके ने नफरत का बीज ईरान में बोया, वहां के डेमोक्रेसी को खत्म करके अपने शाह सरकार को लगाकर स्ट्रीट्स पे सर मॉब्स, वायलेंस आम बात हो चुकी थी ईरान में। 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन जो आप पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। खोमेनी नाम जो आप सुनते हैं, वो बस एक दिन के लीडर नहीं है। 1953 से जब से ये ऑपरेशन अजैक्स हुआ, जो सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने किया था, MI6 ने किया था, तब से मन में एक नफरत था कि इस ईरान का जो डेमोक्रेसी को खत्म किया है यूएस और यूके ने मिलकर, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और तब से इनके टारगेट में हमेशा यूएसए और यूके बन गए थे। ना जाने अलग अलग तरीकों से इन्होंने अपनी प्रॉक्सीज बनाई, अपने एलाइज बनाए ईरान में। और 1979 में शाह रेवोल्यूशन जो, या शाह को उठाकर फेंक देने का जो रेवोल्यूशन आता है और वापस से चालू होता है, वहां पे खोमेनी सरकार का दबदबा, शाह सरकार को उठाकर फेंक दिया जाता है। 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन है सर, मां सरप्राइजिंग होती है। शाह छोड़कर भाग जाते हैं ईरान को, इस्लामिक रिपब्लिक को बना दिया जाता है, चेन्स को तोड़ दिया जाता है, सॉवरेंटी डिग्निटी को क्लेम कर दिया जाता है, और एक नफरत की बीच के साथ कि यूएस तुमको नहीं छोड़ेंगे। और तब से लेकर आज तक यूएस और ईरान अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। भले वो सीरिया की लड़ाई हो, भले ही वो येमेन में हाउदीज हो, भले ही वो इराक में मिलिशियाज हो, भले ही वो पूरे वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के मिलिशियाज हो, जिसको यूएस ईरान का चोगा कहते हैं कि पहना हुआ है, और ईरान बोलता है ये हमारे अलाइज हैं, हम इनको बचाएंगे। भले ही वो पैलेस्टीन में हमास हो, भले वो लेबनान के हिजबुल्लाह हो, हर कोई ईरान के तले यूएस से हमला करता है और यूएस के खिलाफ बात करता है। अब मुद्दा और गर्मा चुका था। आज अगर ईरान और यूएस का एक वॉर चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ नेक्सस जरूर समझना चाहिए। ईरान जिसके नॉर्थ में बैठा है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो एक ऐसा स्ट्रेट है, जलडमरू है, जहां से कनेक्ट करते हैं आप पर्शियन गल्फ को
इंडियन ओशन से। और इस जलडमरू से, इस छोटे सकड़े रास्ते से लगभग दुनिया का 20% ऑयल निकलता है। अच्छी खासा मात्रा में यहां से एलएनजी और एलपीजी निकलता है, और हमारा देश भारत इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जब ये वॉर का ऐलान होता है, हालांकि इस पे कोई साइन तो नहीं किया गया था कि वॉर हो रहा है, पर फिर भी बॉम्बर्स घूम रहे थे, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर रहे थे। बॉम्बर्स ना जाने ईरान के किस किस एलाई पर हमला कर रहे थे, और ईरान ने भी यूएस के एलाइज को यूएई में, कतर में, इराक में फोड़ने की कोशिश की है। अब वॉर का नया रुख आने लगा। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जिसपे ईरान ने बोला कि अब हम किसी को जाने नहीं देंगे यहां से, हमें ऑयल संकट, गैस संकट होने लगा। और दूसरा जो इसका बेस बनता है, वो बनता है न्यूक्लियर से प्यार। ईरान ने बोला कि भाई हमें तो न्यूक्लियर से प्यार है। आपको ये बता दे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर ईरान ने साइन किया था, जिसके तहत वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर सकता। पर अब जब से खोमेनी ने अपना होश संभाला, बोले कि हमने क्या किया है, हम यूएस के कहने पे न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। और वापस से ईरान ने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट चालू किया, जिस बात से नाराज यूएस को होना ही था। यूएस एक बात एकदम क्लियर अब सेट कर रखता है दिमाग में कि तुमको न्यूक्लियर एम्पावर्ड नहीं होने देंगे। ईरान बोलता है ये मेरा सॉवरेंटी, हम न्यूक्लियर एम्पावर होकर दिखाएंगे। 2015 में एक डील भी साइन होती, जिसके तहत ईरान ने बोला चलिए ठीक है, हम अपने आप को न्यूक्लियर एनरिचमेंट से दूर रखते हैं, पर हमारी कुछ शर्तें आप मान लो। यूएस ने कुछ दिन तक तो मानी, पर ये वही ट्रंप है जिन्होंने 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन खत्म कर दिया। ईरान मान रहा था, ईरान में इंस्पेक्टर्स पहुंचे हुए थे आईएईए के, ईरान अपनी बातों पर खरा उतर रहा था, पर यूएस ने धोखा दिया। ट्रंप ने बोला मुझे इस डील में कुछ पसंद नहीं आ रहा, और ट्रंप जैसे विड्रॉ करते, ईरान बोलता है कि हम पागल हैं क्या, हम भी विड्रॉ कर लेते हैं। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन खत्म हो जाता है 2019 में। आपको यह भी बता दें कि आज ईरान इस मुकाम पर है कि वो बम बनाने से बस कुछ इंच दूरी पर है। और अगर आप सोचते हैं कि ईरान के पास पावर क्या है सर, ईरान की अपनी मिलिशिया सीरिया में है, अपनी मिलिशिया लेबनान, गाजा, यमन, इराक में है। और वहीं दूसरी तरफ यूएस अपने बेसेस को लेकर यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की में बैठा हुआ है। यहां तक कि उसने $100 बिलियन ईरान का फ्रीज कर दिया है, जो कि ईरान का लगभग 1/3 ऑफ जीडीपी रहा होगा। ईरान की इकोनॉमी खतरे में आने लगी है, क्योंकि सैंक्शंस बहुत है ईरान के ऊपर। सैंक्शन का मतलब है कि कोई और देश, कोई और कंपनी भी इनके साथ ट्रेड नहीं कर सकती है। तो ये कमाए कहां से? इस बात का विरोध जब किया गया, तो यूएस ने बोला ठीक है, तुम अपना न्यूक्लियर सपना छोड़ दो। ईरान ने बोला नहीं छोड़ेंगे, और हम इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि धोखा तो तुमने ही दिया है। ईरान सर 60% तक एनरिच कर चुका है यूरेनियम को, और वो जब वो 90% पहुंच जाएगा, तो एक बड़ा न्यूक्लियर वेपन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसको देखते हुए सऊदी अरेबिया ने भी यूएस से डिमांड किया कि हमें भी न्यूक्लियर पावर दे दो, क्योंकि ईरान के पास तो आने ही वाला है। यूएस के बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स जाते हैं, और ईरान की साइट्स जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट का एलिगेशन था, वहां जाकर बम फोड़ कर आते हैं। इस्फहान, नतांज, इन सबको फोड़ा जाता है। और ईरान ने बोला हमारा सारा का सारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेफ है, सफल है, अभी भी है। इस बात से फिर नाराज यूएस है। यूएस ने बोला आप तुमको जीने नहीं देंगे, और हमले चालू हो गए। ईरान ने बोला ये मेरा सॉवरेंटी है। यूएस ने बोला नहीं, हमें डर है, तुम एक रोग नेशन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे मिलिशियाज हैं, तुम नहीं कुछ काम कर पाओगे ठीक से इस न्यूक्लियर का, तुम आबादी में, तुम लोगों के बीच में जहर घोल दोगे। एक रीजनल न्यूक्लियर आर्म्स रेस का रिस्क बढ़ गया कि अगर ईरान के पास आएगा तो सऊदी अरेबिया के पास भी आना चाहिए, पर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। यूएसए को लगा था कि ईरान के अयतुल्ला अली खौमेनी को मारकर शायद वो ईरान को खत्म कर देगा, पर वो गलत था। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा कर लेता है, ईरान यूएस के बेसिस पे हमला करने लगता है, और ईरान ने दिखा दिया कि मेरे पास बहुत माइट है, मिसाइल्स का, ट्रूप्स का, एटीट्यूड का। कोई भी और देश इस समय होता तो हमें नहीं लगता कि वो टिक पाता यूएस के सामने, जितना ईरान टिक गया। आज भी प्रपोजल लेकर बैठा हुआ है, और ट्रंप अभी मीटिंग कर रहे हैं कि हम फाइनल कंसिडरेशन कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए इस वॉर को टाल देते हैं। तो 30 दिन के लिए पहले मोराटोरियम लगा, अब 60 दिन के लगने की बात है। क्या होगा अभी कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है सर, कोई भी साइड विन नहीं कर सकता, कोई भी साइड ट्रस्टवर्दी नहीं है, और इस दुनिया को इस वॉर का चुकाना पड़ रहा है एक बहुत
बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा कर्जा। आज ऑयल के प्राइसेस भाग चुके हैं, एलपीजी, एलएनजी महंगी हो चुकी है और दुनिया, देश के लोग परेशान हैं, त्राही-त्राही कर रहे हैं। जहां यूएस बार-बार हमले करने की धमकी देता रहता है, वहीं पे ईरान भी बोलता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और इन दोनों के बीच में जो भी ये वॉर है, भले ये प्रॉक्सी वॉर है, एलाइज का वॉर है, जो भी वॉर है, ये खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस वॉर में एक ही चीज समझ में आती है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, एक प्रपोजल साइन कर लो ताकि ईरान को अपने हाल पर छोड़ दो और यूएस तुम इंटरफेयर मत। क्योंकि आज अगर यूएस यहां इंटरफेयर कर सकता है तो वो कहीं भी कर सकता है, उसको इस बात के लिए जाना चाहता है। पर अगर उसको रोका गया तो ईरान की मोरालिटी तो जरूर जीत जाएगी कि तुमको रोका यहीं। और जिस समय वर्ल्ड की हालत हो रखी है, तेल महंगा हो रखा है, कम से कम उस पर कुछ अंकुश लगेगा। ये बहुत जरूरी है कि इस वॉर का कोई एंड ना हो, इस वॉर को यहीं रोक दिया जाए, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रोक दिया जाए ताकि कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले, तेल आ सके। जियोपॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है कि आप जीतें, जियोपॉलिटिक्स में यह जरूरी है कि आप जिंदा रहें, आप चलते रहें, और यही इस समय यहां पर करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है इस वॉर में किस तरफ हमें जाना चाहिए? द मोस्ट कंफ्यूज्ड वॉर ऑफ द हिस्ट्री, किस तरफ हमें जाना चाहिए? आपको क्या लगता है भारत यहां पर क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।